नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 13 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार हालिया पेंशन सुधारों ने भारत में शासन प्रणाली को नियम पुस्तिका संचालित से बदलकर निम्नलिखित में से किसमें बदल दिया है? ऑप्शन A है प्रौद्योगिकी एकीकृत, ऑप्शन B है नागरिक केंद्रित, ऑप्शन C है प्रदर्शन आधारित, ऑप्शन D है डिजिटली पारदर्शी। सही जवाब है ऑप्शन B नागरिक केंद्रित। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन सुधारों ने शासन के ध्यान को नियम पुस्तिका संचालित से नागरिक केंद्रित में स्थानांतरित कर दिया है। विकल्प A, C और D सामान्य प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में प्रशंसनीय हैं, लेकिन इस संदर्भ में मंत्री द्वारा उपयोग की गई विशिष्ट शब्दावली का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये बदलाव वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन यापन को आसान बनाने पर सरकार के ध्यान को उजागर करता है। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं में मंत्रियों या सरकारी रिपोर्टों द्वारा उपयोग किए गए विशिष्ट विशेषणों पर ध्यान दें, क्योंकि इन्हें अक्सर प्रत्यक्ष तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए चुना जाता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग भविष्य जैसी पहलों के लिए जाना जाता है, जो एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली है। इसका प्राथमिक जनादेश सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पेंशन नियमों को सरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित होने वाला है? ऑप्शन A है कोची, केरल, ऑप्शन B है थूथुकुडी, तमिलनाडु, ऑप्शन C है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन D है मंगलुरु, कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन B थूथुकुडी, तमिलनाडु। खबर स्पष्ट रूप से थूथुकुडी को भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की स्थापना के स्थान के रूप में पहचानती है। कोची में मौजूदा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, जो इसे एक गलत विकल्प बनाता है। विशाखापत्तनम और मंगलुरु प्रमुख बंदरगाह शहर हैं जिनमें मौजूदा सुविधाएं हैं, लेकिन यह इस विशिष्ट नई परियोजना के लिए स्थल नहीं है। परीक्षा टिप: बुनियादी ढांचे के सवालों से निपटने के दौरान भ्रम से बचने के लिए हमेशा ब्राउनफील्ड मौजूदा को अपग्रेड करना और ग्रीनफील्ड शुरुआत से शुरू करना परियोजनाओं के बीच अंतर करें। थूथुकुडी, जिसे ऐतिहासिक रूप से तूतीकोरिन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, जिसे अक्सर पर्ल सिटी कहा जाता है। ग्रीनफील्ड परियोजना एक नई सुविधा में निवेश है जो पहले से अविकसित भूमि पर जमीन से ऊपर बनाई गई है, जो ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के विपरीत है। ये पहल सागरमाला कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस तरह के शिपयार्ड के विकास से घरेलू जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द मदर सैंक्शन issued by the government for the development of infrastructure facilities for district and subordinate courts for the FY 2026-27? ऑप्शन A है 301.50 crore rupees, ऑप्शन B है 401.50 crore rupees, ऑप्शन C है 501.50 crore rupees, ऑप्शन D है 601.50 crore rupees। सही जवाब है ऑप्शन B 401.50 crore rupees। The government officially released the first installment of 401.50 crore rupees under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for the 2026-27 fiscal year. Option A, C, and D are incorrect as they represent different numerical values not associated with this specific sanction order. Understanding the financial allocations for judicial infrastructure is important for SSC exams as it relates to the functioning of the judiciary. Exam tip: always focus on the specific fiscal year mentioned in such news, as examiners often change the year to create confusion. The Centrally Sponsored Scheme (CSS) for the development of infrastructure facilities for the judiciary has been in operation since 1993-94. It is implemented by the Department of Justice under the Union Ministry of Law and Justice. The scheme aims to provide financial assistance to state governments and UT administrations for the construction of court halls and residential units for judicial officers.
Improving judicial infrastructure is a key strategy adopted by the government to reduce case pendency and improve the efficiency of the subordinate courts. Question number 4. टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, भारत में समावेशी एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई ने हाल ही में किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन A है कार्य, ऑप्शन B है एनवीडिया, ऑप्शन C है ओपन एआई, ऑप्शन D है गूगल एआई। सही जवाब है ऑप्शन A कार्य। इंडिया एआई ने डेटा एक्सेसिबिलिटी और एथिकल एआई डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष रूप से कार्य के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। एनवीडिया, ओपन एआई और गूगल एआई प्रमुख वैश्विक एआई संस्थाएं हैं जो अक्सर एआई अनुसंधान से जुड़ी होती हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट पहल में भागीदार नहीं हैं। ये प्रश्न सरकार के नेतृत्व वाले डिजिटल मिशनों के तहत बनी विशिष्ट रणनीतिक साझेदारियों को याद करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। परीक्षा टिप: SSC की तैयारी करते समय अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट समाचारों पर भारतीय सरकारी निकायों द्वारा हस्ताक्षरित MOU को प्राथमिकता दें जब तक कि साझेदारी वैश्विक रणनीतिक महत्व की न हो। इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY के तहत काम करने वाली एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर की पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि यह तकनीक सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ, नैतिक और फायदेमंद हो। ये पहल मजबूत डेटा सेट बनाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई समाधानों को बढ़ाने पर केंद्रित है। ये डिजिटल इंडिया विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका उद्देश्य भारत को जिम्मेदार एआई विकास में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मॉडल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन A है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT, ऑप्शन B है सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, ऑप्शन C है इंजीनियरिंग खरीद निर्माण EPC, ऑप्शन D है संयुक्त उद्यम भागीदारी JVP। सही जवाब है ऑप्शन B सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को विशेष रूप से मंजूरी दी है। विकल्प A BOT एक विशिष्ट प्रकार का अनुबंध है, लेकिन समाचारों में उल्लिखित व्यापक ढांचा PPP है। विकल्प C EPC एक परियोजना वितरण विधि है जहां ठेकेदार सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है, जो यहां अनुमोदित ढांचा नहीं है। विकल्प D JVP एक अलग व्यावसायिक व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां संस्थाएं स्वामित्व साझा करती हैं, जो इस हवाई अड्डे की परियोजना के लिए निर्दिष्ट मॉडल नहीं है। परीक्षा टिप: SSC परीक्षाओं में सामान्य बुनियादी ढांचे की शब्दावली पर हमेशा आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में उल्लिखित विशिष्ट मॉडल शब्दावली को प्राथमिकता दें। नागपुर को देश में अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापक रूप से भारत के 0 मील शहर के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए एक सहयोगात्मक व्यवस्था है। इस मॉडल का उपयोग अक्सर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI द्वारा प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवा मानकों और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से PPP मॉडल का उपयोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख हवाई अड्डों के विकास के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, विच मॉडल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ऑप्शन A है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल, ऑप्शन B है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, ऑप्शन C है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल, ऑप्शन D है जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट JVD मॉडल। सही जवाब है ऑप्शन B पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल। The Union Cabinet specifically approved the modernization of Nagpur International Airport through a long-term license agreement under the Public-Private Partnership (PPP) model. Option A, BOT, is a specific type of contract but not the overarching framework mentioned in the news. Option C, EPC, is a project delivery method where the contractor is responsible for all activities, which is different from the PPP framework. Option D, JVD, is a common way to develop airports, but it is not the model designated for this specific project. Exam tip: always look for keywords like PPP,
or private partner in infrastructure-related questions, as they are frequently tested in SSC exams. The public-private partnership (PPP) model is a collaborative investment approach used by the Indian government to bridge the infrastructure gap by leveraging private sector efficiency. Nagpur is a critical transport hub in India, famously known as the Zero Mile City due to its geographical location at the center of the country. The city serves as a major logistics and aviation node in the state of Maharashtra. Modernizing such key airports is part of the broader national goal to boost connectivity and economic development. क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, आंध्र प्रदेश में दूरसंचार विभाग के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित बहु एजेंसी समझौते के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी सरकारी पहल है? ऑप्शन A है डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑप्शन B है संशोधित भारतनेट कार्यक्रम, ऑप्शन C है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ऑप्शन D है स्मार्ट विलेज कनेक्टिविटी स्कीम। सही जवाब है ऑप्शन B संशोधित भारतनेट कार्यक्रम। ये समझौता विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में इंटरनेट बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम ABP के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। विकल्प A डिजिटलीकरण के लिए एक व्यापक शब्द है, न कि यह विशिष्ट बुनियादी ढांचा समझौता। विकल्प C एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन है, लेकिन यह इस नए समझौते के तहत कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट परियोजना नहीं है। विकल्प D एक सामान्य शब्द है जिसे अक्सर ग्रामीण योजनाओं के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन यह इस परियोजना का आधिकारिक नाम नहीं है। परीक्षा टिप: सरकारी योजना के प्रश्नों में हमेशा विशिष्ट, संशोधित या चरण नामकरण देखें, क्योंकि परीक्षक अक्सर इन्हें व्यापक मिशन नामों के साथ बदल देते हैं। भारतनेट संचार मंत्रालय भारत सरकार के तहत दूरसंचार विभाग DOT का एक प्रमुख मिशन है। मूल रूप से राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN के रूप में जाना जाता था। इसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना को डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के रूप में जाना जाता था। ये डिजिटल इंडिया पहल के लिए डिजिटल रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को पाटता है। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ऑप्शन A है 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन B है 37,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन C है 42,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन D है 50,000 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन B 37,500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी। विकल्प A, C और D गलत आंकड़े हैं जिनका उपयोग अक्सर वित्तीय योजना आधारित प्रश्नों में ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कोयले को सिंगैस में परिवर्तित करके आयात पर निर्भरता को कम करना है, जिसका उपयोग रसायनों और ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। परीक्षा टिप: SSC परीक्षाओं में वर्तमान वर्ष में घोषित प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए सटीक बजट आवंटन के आंकड़ों को याद करने को हमेशा प्राथमिकता दें। कोयला गैसीकरण कोयला या लिग्नाइट को सिंगैस में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया को सीधे कोयला जलाने के मुकाबले एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह कण उत्सर्जन को कम करता है। इस तकनीक को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य रासायनिक और ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। ये घरेलू कोयला भंडार का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए किस विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है? ऑप्शन A है 2024-25, ऑप्शन B है 2025-26, ऑप्शन C है 2026-27, ऑप्शन D है 2027-28। सही जवाब है ऑप्शन C 2026-27। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए 2026-27 विपणन सत्र के लिए MSP को मंजूरी दी है। विकल्प A 2024-25 और विकल्प B 2025-26 गलत हैं क्योंकि वे पिछले विपणन चक्रों को संदर्भित करते हैं। विकल्प D 2027-28 गलत है क्योंकि यह भविष्य के चक्र को संदर्भित करता है जो इस विशिष्ट अनुमोदन द्वारा कवर नहीं किया गया है। परीक्षा टिप:
प्रश्न में उल्लिखित विपणन सत्र को हमेशा दोबारा जांचें, क्योंकि एसएससी अक्सर उम्मीदवार की सतर्कता का परीक्षण करने के लिए विशिष्ट वर्षों के आसपास प्रश्न तैयार करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है। इन कीमतों की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CS) द्वारा की जाती है और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCA) द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। इस नीति का उद्देश्य किसानों का समर्थन करना और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है? ऑप्शन A है 2024-25, ऑप्शन B है 2025-26, ऑप्शन C है 2026-27, ऑप्शन D है 2027-28। सही जवाब है ऑप्शन C 2026-27। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से 2026-27 विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी। विकल्प ए 2024-25 और विकल्प बी 2025-26 पिछले या पहले से ही समाप्त हो चुके विपणन चक्रों को संदर्भित करते हैं। विकल्प डी 2027-28 भविष्य के चक्र को संदर्भित करता है जिसके लिए अभी तक अनुमोदन की घोषणा नहीं की गई है। परीक्षा टिप: विशिष्ट फसल मौसम खरीफ बनाम रबी और संबंधित विपणन वर्ष को हमेशा दोबारा जांचें, क्योंकि एसएससी अक्सर इन विशिष्ट समय सीमाओं का परीक्षण करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CS) द्वारा की जाती है और इसे आधिकारिक तौर पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCA) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह वर्तमान में प्रमुख अनाज, दालें और तिलहन सहित 23 फसलों के लिए घोषित किया गया है। इस अवधारणा को किसानों को उत्पादन बढ़ाने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। अब क्विक रिवीजन। आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार हालिया पेंशन सुधारों ने भारत में शासन प्रणाली को नियम पुस्तिका संचालित से बदलकर निम्नलिखित में से किस में बदल दिया है? आंसर: नागरिक केंद्रित। 2. भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित होने वाला है? आंसर: थूथुकुडी, तमिलनाडु। 3. What is the amount of the first installment of the Mother Sanction issued by the government for the development of infrastructure facilities for district and subordinate courts for the FY 2026-27? Answer: 401.50 crore rupees. 4. भारत में समावेशी एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया AI ने हाल ही में किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर: कार्य 5. नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मॉडल को मंजूरी दी गई है? आंसर: सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP. 6. Which model has been approved by the Union Cabinet for the modernization and upgradation of the Nagpur International Airport? Answer: Public-Private Partnership PPP. Model 7. आंध्र प्रदेश में दूरसंचार विभाग के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित बहु एजेंसी समझौते के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी सरकारी पहल है? आंसर: संशोधित भारतनेट कार्यक्रम 8. सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? आंसर: 37,500 करोड़ रुपए। 9. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए किस विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है? आंसर: 2026-2710। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है? आंसर: 2026-27। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे। पढ़ते रहो, सफल होते रहो।